आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और हम कर रहे हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और इसका दूसरा अध्याय है। आज चैप्टर का नाम है फोर्स अर्थात बल। तो बल के बारे में अध्ययन करेंगे तथा हम जानेंगे न्यूटन की गति के नियम। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए हम चलते हैं अपने अध्ययन पर। सबसे पहले जान लेते हैं हम बल क्या है। तो बल बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित करता है अथवा परिवर्तन करने का प्रयास करता है। अर्थात बल एक ऐसा कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति को परिवर्तित कर देता है अथवा परिवर्तित करने का प्रयास करता है। बल शब्द की उत्पत्ति न्यूटन की गति के प्रथम नियम से होती है। न्यूटन ने अपने प्रथम नियम में बल के बारे में बताया। तो यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न किस तरह से आएगा कि बल शब्द की जो उत्पत्ति हुई है न्यूटन के किस नियम में हुई है, तब आप बताएंगे न्यूटन के प्रथम नियम में बल का जिक्र किया गया है या बल शब्द की उत्पत्ति हुई है। और न्यूटन की गति का प्रथम नियम है क्या, ये जान लेते हैं। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम है कि कोई वस्तु यदि विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, और यदि वह एक सरल रेखा में है तो एक सरल रेखा में समान गति से चल रही है तो उसी प्रकार चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए। इसे न्यूटन का प्रथम नियम कहा जाता है। अर्थात ये यहाँ से और यहाँ तक जो लिखा हुआ है न्यूटन का प्रथम नियम है। इस लिखे हुए में क्या बताया गया है आपको कि यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है, अर्थात यदि कोई पिंड है वो इस प्रकार घूम रहा है तो वह घूमता ही रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर रोका नहीं जाए। यदि कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर अवस्था में ही बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसको गति प्रदान ना की जाए। न्यूटन ने अपने प्रथम गति के नियम में यही बताया था। इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, और न्यूटन से पूर्व में जड़त्व के बारे में वैज्ञानिक गैलीलियो ने बता दिया था, लेकिन इस नियम का जो प्रतिपादन किया था वो न्यूटन ने किया था। ध्यान रहे, न्यूटन को भौतिकी का पिता भी कहा जाता है। न्यूटन को भौतिकी का पिता अर्थात फादर ऑफ फिजिक्स भी कहा जाता है। अब चलते हैं अगली स्लाइड पर। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम पढ़ते हैं। प्रथम नियम पढ़ लिया हमने। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। कहा जाए तो इस नियम से न्यूटन का जो द्वितीय नियम था, इस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है, F बराबर ma। बल का व्यंजक न्यूटन के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है, जबकि बल शब्द की उत्पत्ति न्यूटन के प्रथम नियम से होती है। अच्छा, दूसरी परिभाषा इस नियम की है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए असंतुलित बल के समानुपाती होती है, और यह परिवर्तन हमेशा बल की दिशा में होता है। तो यदि आप यहाँ से यहाँ याद नहीं कर पा रहे हों तो इसको ये भी लाइन पढ़ सकते हैं कि किसी वस्तु का द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल बल के बराबर होता है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में बताता हूँ। पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा न्यूटन की गति के किस नियम से प्राप्त होती है, तो द्वितीय नियम से प्राप्त होती है। ये बल की परिभाषा है। जबकि बल शब्द की उत्पत्ति, बल शब्द के बारे में न्यूटन की गति के प्रथम नियम में बताया गया है। बल का व्यंजक, यदि पूछा जाए कि बल का व्यंजक क्या है, तो बल का व्यंजक है F बराबर ma।
जहाँ m वस्तु का द्रव्यमान तथा a त्वरण है। त्वरण। अगले स्लाइड पर चलते हैं। न्यूटन की गति के दो नियम हमने पढ़ लिए हैं और अब हमारी स्क्रीन पर है न्यूटन का गति का तृतीय नियम। इस नियम को हमारी दैनिक जीवन में बहुत ही उपयोग है। यदि ये नियम नहीं हो तो हम जीवित नहीं रह सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये मैं बता रहा हूँ। आप कहेंगे जीवित कैसे नहीं रह सकते, मैं बताता हूँ। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है तथा दोनों क्रिया तथा प्रतिक्रिया भिन्न भिन्न पदार्थों पर होती हैं। यहाँ पर पदार्थों लिखा हुआ है, गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया जाता है, इस कारण कुछ शब्दों में गलती आ जाती है। यहाँ पर पदार्थ लिखा हुआ है। इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना है हमें कि क्रिया प्रतिक्रिया के नाम से न्यूटन का कौन सा नियम जाना जाता है, तो तृतीय नियम। और न्यूटन ने अपने तीनों नियम सन 1686 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपिया में बताए थे। उनकी एक पुस्तक थी प्रिंसिपिया, जिस पुस्तक में इन तीनों नियमों के बारे में उन्होंने बताया था। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम मैं बताता हूँ। यदि आप किसी दीवार में गेंद मारते हैं तो गेंद उतनी ही तीव्र गति से दीवार द्वारा आपकी ओर आती है। जितनी तेज़ी से आप गेंद दीवार में मारेंगे उतनी ही तेज़ी से गेंद आपकी ओर आएगी। ठीक है, तो इसके जो कुछ उदाहरण हैं वो मैंने अगली स्लाइड में संयोजित कर रखे हैं। उदाहरणों को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ये तीनों नियम अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं ऐसी कोशिश कर रहा हूँ और मैं ऐसी आशा भी करता हूँ। आप सभी होशियार हैं। और अगले स्लाइड पर चलते हैं। इसी के साथ अगला स्लाइड है न्यूटन की गति के प्रथम नियम के अनुप्रयोग देखेंगे। यहाँ से न्यूटन के नियमों के अनुप्रयोग देखिए कौन कौन सा नियम। तो प्रथम नियम के अनुप्रयोग कहाँ है? गिलास पर रखे गत्ते को अचानक से हटा लेने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। यहाँ तो लिखा हुआ है, मैं कुछ कोशिश करके आपको समझाना चाहता हूँ। मान लो ये कोई गिलास बना हुआ है और इस गिलास में ये भर देते हैं पानी। ये गिलास में पानी रख दिया और इसके ऊपर कोई भी पट्टा, मतलब कोई भी गत्था रख दिया और गत्थे पर रख दो एक सिक्का। इस कलर का हम सिक्का रख देते हैं यहाँ पर। तो यदि अचानक से एकदम से हम इस कार्ड को इधर की ओर खींच लें तो इसके ऊपर जो सिक्का रखा हुआ है वह क्या हो जाएगा? सिक्का पानी में गिर जाएगा। ठीक है, और ये किस गुण के कारण है? सिक्के के जड़त्व के गुण के कारण। और जड़त्व का गुण ही न्यूटन की गति के प्रथम नियम से प्राप्त हुआ था। तो क्योंकि ये सिक्का पानी में क्यों गिरा? क्योंकि हमने इसको खींचा, इस पट्टे को खींचा, इस फर्श को खींचा या इस गद्दे को खींचा, कुछ भी कह लीजिए। इसके ऊपर जो गद्दा रखा हुआ था उस गद्दे को खींचा तो ये गद्दा तो गति की अवस्था में आ गया, लेकिन इस पर रखा हुआ सिक्का ये गति की अवस्था में नहीं आया और ये अपने विरामावस्था में ही रहा। इसी कारण क्या हुआ? ये ज़मीन पर गिर गया। जब इसको आधार ज़मीन रुकने के लिए नहीं मिला तो ये क्या करेगा? ये गिलास में गिर जाएगा। ठीक है, और वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि गिलास पर रखे गत्ते को अचानक से हटा लेने पर उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस उदाहरण को अच्छी प्रकार समझ गए होंगे। चलती गाड़ी से उतरने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। चलती गाड़ी से उतरने पर, अगर चलती हुई गाड़ी में अचानक से ब्रेक लग जाए, यहाँ पर उतरना नहीं है, ब्रेक लगाने पर यदि अचानक से ब्रेक लग जाए तो यात्री किस ओर झुकते हैं? यात्री हमेशा आगे की ओर झुकते हैं। क्योंकि गाड़ी गति की अवस्था में होती है जबकि उसमें बैठे यात्री विराम अवस्था में होते हैं। जब गाड़ी विराम अवस्था में आती है तो यात्रियों की जो बॉडी होती है वह गतिज अवस्था में होती है पहले से ही, गाड़ी के गति अवस्था में होने के कारण। तो न्यूटन का प्रथम नियम कहता है कि हम अपने जड़त्व के गुण का विरोध करते हैं। इसी कारण गाड़ी में क्या होता है? अचानक से गाड़ी रुक जाने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर
झुक जाते हैं। रुकी गाड़ी के अचानक से चल जाने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। ये भी जड़त्व के कारण है। कंबल को पीटने पर उसमें से धूल के कण अलग हो जाते हैं। आपने देखा होगा, प्रैक्टिकल करके घर पे कभी देखिए, इसमें कोई इतनी कॉस्ट नहीं लगने वाली है। यदि नहीं देखा है तो जब आप कंबल को पीट कर उसमें से धूल के कण अलग होंगे तो न्यूटन जी वहाँ आपको अवश्य याद आएंगे। यदि आपने न्यूटन के तीनों नियम पढ़े हैं तो जब आप कंबल को पीट कर उससे जब धूल के कण अलग होंगे तो आपको न्यूटन की याद अवश्य आएगी। पेड़ की टहनी को हिलाने पर, बचपन में क्या करते थे सब, पेड़ की टहनी को हिलाने पर टहनी पर लगे फल गिर जाते हैं। क्यों गिर जाते हैं? क्योंकि ये टहनी मान लीजिए, और टहनी पर लगे जो फल हैं, जब हम टहनी को हिलाते हैं तो टहनी तो गतिज अवस्था में आ जाती है, लेकिन टहनी पर लगे हुए फल स्थिर अवस्था में ही रहते हैं और वे अपने जड़त्व की गति का विरोध करते हैं। इस कारण क्या होता है, वह नीचे गिर जाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम था उसके तीनों अनुप्रयोग आपने समझ लिए होंगे, और एग्जाम में इसके अनुप्रयोग ही अधिकांशतः पूछे जाते हैं। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है न्यूटन के गति विषयक द्वितीय नियम के उदाहरण। क्रिकेट की गेंद को पकड़ते समय खिलाड़ी अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। क्रिकेट की गेंद आपने देखा होगा कभी, अगर आज मैच के शौकीन रहे हों तो, जबकि कोई फील्डर क्रिकेट की कैच पकड़ता है तो वह अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। यदि वह अपने हाथ पीछे की ओर नहीं खींचेगा तो गेंद क्या हो जाती है, उसके हाथ से छूट जाती है, कैच छूट जाती है। ठीक है, तो ये किस नियम का अनुप्रयोग है? तो ये न्यूटन की गति का द्वितीय नियम का अनुप्रयोग है। इसीलिए न्यूटन इतने महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने ऐसी ऐसी खोज की थी, और उन खोजों के ही आधार पर उन्हें भौतिकी का पिता, फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। बंदूक से निकली गोली शरीर में घुस जाती है, इसी कारण F=ma। बल का व्यंजक भी न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है हमारा ये न्यूटन की गति के तृतीय नियम के बारे में। तृतीय नियम जो था उसके अनुप्रयोग देखते हैं हम। गेंद में दीवार को मारने पर गेंद तेज़ी से वापस आती है उसी ओर। ये अगर कोई दीवार है और यदि मैं इस गेंद को इस पर थ्रो करता हूँ तो जितनी तेज़ी से, तीव्र गति से हम गेंद को इस पर मारते हैं, ठीक उतनी ही तेज़ी से ये दीवार भी उस गेंद को वापस हमारी ओर फेंकती है। इस नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ये नासिक नहीं है, नाविक मतलब नाव। जब नाव से किनारे पर कूदने पर नाव पीछे क्यों हट जाती है? पीछे हट जाती है मतलब क्यों हटती है? देखो, ये भी न्यूटन की गति का तृतीय नियम का कारण होता है कि जब हम नाव से, यहाँ पे खड़े हुए ये कोई बंदा है तो कोई व्यक्ति है, और ये अगर इधर आता है तो ये क्या करेगा, ये इस पर ताकत लगाएगा, और इस पर ताकत लगाने से जितनी ताकत ये इस नाव पर लगाएगा उतनी ही ताकत ये नाव भी इस पर लगाएगी। ठीक है, तो जब ये बंदा यहाँ से हट जाएगा, मतलब ये व्यक्ति यहाँ से ताकत लगा के हट जाएगा, तो नाव जो शक्ति इस पर लगाएगी उस शक्ति से नाव क्या होगी, इस व्यक्ति को तो हटा नहीं पाएगी क्योंकि ये तो यहाँ से हट चुका है, तो ये अपनी ही गति में परिवर्तन कर लेगी और ये आगे की ओर तालाब में या गंगा में या किसी में भी, जहाँ नदी में जहाँ पे खड़ी होती है वहाँ अंदर की ओर चली जाती है। अच्छा, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है इसी नियम के कारण, क्योंकि सड़क पर हमें प्रतिक्रिया बल अधिक मिलता है और उतनी तीव्र गति से चल लेते हैं, लेकिन बर्फ़ पर हमें प्रतिक्रिया बल नहीं प्राप्त होता है। इसी कारण हम बर्फ़ पर नहीं चल पाते हैं या चलना बहुत कठिन होता है। ये सभी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। ये जो तीनों उदाहरण मैंने आपको बताए, ये सभी न्यूटन की गति के तृतीय नियम के उदाहरण हैं। जानते हैं, अगली स्लाइड पर चलते हैं और अगला जानते हैं किसके बारे में जानना है हमें। तो अब जानते हैं संवेग के बारे में। किसी वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान तथा गुणनफल के बराबर होता है। तो द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं m से और वेग को प्रदर्शित करते हैं v से।
संवेग को p से, तो p बराबर हो गया mv। यदि आप पूरी परिभाषा याद नहीं कर पा रहे हैं तो p बराबर mv याद कर लीजिए, बस उसी से आपका काम हो जाएगा। संवेग एक सदिश राशि है, इसे p से प्रदर्शित करते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत पूछा जाता है जनरल कंपटीशन में क्वेश्चन। रॉकेट संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो रॉकेट होता है वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और संवेग का जो सूत्र है p बराबर mv। अगले स्लाइड पर चलते हैं। अगला स्लाइड है, चलिए अब हमने इतना पढ़ लिया, अब देखते हैं हम इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव। तो ये जो ऑब्जेक्टिव हैं, ऑब्जेक्टिव देखते हैं हम। पहला ऑब्जेक्टिव है, न्यूटन ने अपने गति विषयक नियम किस पुस्तक में लिखे, या किस पुस्तक में न्यूटन ने अपनी गति विषयक नियमों के बारे में बताया। प्रिंसिपिया, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, वेटिंग फॉर ए वीज़ा, वर्किंग विद ट्रुथ। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है, मैंने आपको पढ़ाया भी है, इसमें यदि कहने का तो रह ही नहीं गया। और इसी वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने आपको थ्योरी पढ़ाई थी उसी में से ही ये प्रश्न संजोए गए हैं, संयोजित किए गए हैं। आपने यदि वीडियो को अच्छी प्रकार भली प्रकार देखा है, पूरा ध्यान से देखा है, तो इन सभी प्रश्नों के आंसर आप ठीक से दे पाएंगे। चलिए बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। न्यूटन ने अपने गति विषयक तीनों नियम अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया में इन सभी नियमों का वर्णन किया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन ने अपने गति विषयक नियमों को किस सन में प्रतिपादित किया। न्यूटन ने अपने गति विषयक नियमों को किस वर्ष या किस सन में प्रतिपादित किया। 1642 में, 1650 में, 1550 में या 1686 में। तो न्यूटन ने अपने गति विषयक नियमों को सन 1686 में, 1686 में प्रतिपादित किया। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप देखिए इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने ये सब भी आपको बताया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है, यह नियम न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम नियम, न्यूटन की गति के द्वितीय नियम, गति के तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। तो आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा है तो इस प्रश्न का आंसर सही से दे पाएंगे आप। नहीं बताते हैं। इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। गति के तृतीय नियम को ही हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कंबल को पीटने पर धूल के कण उससे अलग हो जाते हैं, न्यूटन के किस नियम का प्रतिपादन है। ये किस नियम में कहा गया है कि कंबल को पीटने पर उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। न्यूटन के प्रथम नियम में, न्यूटन के द्वितीय नियम में, न्यूटन के तृतीय नियम या न्यूटन के चतुर्थ नियम, किस नियम का प्रतिपादन है ये। वीडियो को आपने सही प्रकार से देखा होगा। मैंने उदाहरण भी नहीं परिवर्तित किए हैं, वही उदाहरणों के प्रश्न आपको संयोजित करके दिए हैं जो मैंने आपको थ्योरी में बताए थे। तो इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जड़त्व के गुण के कारण, पूछा जाए किस गुण के कारण होता है, तो ये जड़त्व का गुण है। इस कारण कंबल को पीटने पर उससे धूल के कण अलग हो जाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रुकी हुई बस में के अचानक से चल जाने पर उसमें बैठे यात्री झुक जाते हैं, आगे की ओर, पीछे की ओर, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता या इनमें से कोई नहीं। तो बस यदि रुकी हुई है तो उसमें बैठे यात्री किस ओर झुक जाएंगे, ये आपसे पूछा गया है। बस अचानक से चल जाए तो उसमें बैठे यात्री किस ओर चल जाएंगे। प्रैक्टिकल लाइफ का क्वेश्चन है, सोचिए और आंसर दीजिए। रुकी हुई बस के अचानक से चल जाने पर उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं या गिर जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बनी रहेगी, अथवा गति अवस्था में है तो गति अवस्था में ही रहेगी। ये नियम न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है। न्यूटन के प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या इनमें से कोई नहीं। यदि इस प्रश्न का आंसर आपको पता है
तो कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप कीजिए। पता तो होगा ही, मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया है, थ्योरी भी पढ़ाई है। आज तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कराए हैं, डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दिए। चलिए, इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये जड़त्व का नियम भी कहते हैं इस नियम को। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहेगी, और यदि गतिज अवस्था में है तो गतिज अवस्था में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल लगाकर उसको रोका या उसकी गति को परिवर्तित नहीं किया जाए, उसकी अवस्था को परिवर्तित नहीं किया जाए। अगले प्रश्न पर चलते हैं। बल शब्द की उत्पत्ति हुई है न्यूटन के प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको थ्योरी पढ़ाते समय आपको बताया था कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, और वही क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। बल शब्द की उत्पत्ति न्यूटन के प्रथम नियम से हुई है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बल का व्यंजक न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होता है? गति विषयक प्रथम नियम से, द्वितीय नियम से, तृतीय नियम से, या इनमें से कोई नहीं। तो बल का व्यंजक न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से प्राप्त होता है। इसी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पर अपने। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने न्यूटन से पूर्व में ही जड़त्व के बारे में बता दिया था? कौन ऐसा वैज्ञानिक था जिसने न्यूटन से पूर्व में ही जड़त्व के बारे में हमको बता दिया था? आर्किमिडीज ने, गैलीलियो ने, चार्ल्स बेबेज ने, या सी.वी. रमन ने? तो आप भारतीय हैं, भारतीय सोचकर सी.वी. रमन आंसर मत लगाइएगा, ठीक है। चार्ल्स बेबेज ये कंप्यूटर के पितामह थे। आर्किमिडीज ने एक अपनी समीकरण दी थी, जिस समीकरण को हम द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E = mc² भी कहते हैं। तो न्यूटन से पूर्व में गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में बता दिया था, लेकिन उन्होंने इसका कोई इससे संबंधित नियम या अच्छे से इसको डिफाइन नहीं किया था। डिफाइन करने का काम किनके द्वारा किया गया? न्यूटन के द्वारा। और यही कारण है कि न्यूटन को हम क्या करते हैं? न्यूटन को फिजिक्स का फादर ऑफ फिजिक्स कहा जाता है, और न्यूटन के इसी सम्मान के कारण हम बल का मात्रक न्यूटन रखा गया, हम बल का मात्रक न्यूटन प्रयोग में लाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट खिलाड़ी कैच पकड़ते समय अपने हाथ पीछे की ओर खींच लेता है। ये न्यूटन के किस नियम का प्रतिपादन है? प्रथम नियम का, द्वितीय नियम का, तृतीय नियम का, या चतुर्थ नियम का, या इनमें से कोई नहीं। यदि आपको इस प्रश्न का आंसर पता है तो बताइए, और पता तो होगा ही, मैंने पढ़ाया अच्छे से इसी वीडियो में। न्यूटन के द्वितीय नियम का प्रतिपादन है क्रिकेट खिलाड़ी का कैच पकड़ते समय हाथों को पीछे की ओर खींचना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो देखते रहिए, घर पर रहिए, स्टडी करिए, साफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और लॉकडाउन के नियमों का पालन कीजिए। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।